जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की क्लास में हम यूपीएससी ऑप्शनल और खासकर हिंदी लिटरेचर पर हम बात करेंगे। इसमें हम अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस ही बड़े विस्तार में समझेंगे। क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम हिस्ट्री का सिलेबस या ज्योग्राफी का सिलेबस इन्हें तो हम समझ लेते हैं, एक लाइन में लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है। पर जो भी हमारे लिटरेचर के सिलेबस हो गए ना, ये थोड़े विस्तार में होते हैं और ये हमने 12th में भी कभी पढ़े नहीं होते ज्यादा, तो इस वजह से ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसे हम बिल्कुल विस्तार में समझेंगे, एक एक पॉइंट कहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास का मेन पॉइंट तो ये रहेगा सिलेबस समझना। आप चाहते हो तो एक सेकंड पार्ट और बनाया जाएगा जिसमें हम बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे, शॉर्ट तैयारी कैसे करें, ठीक है, और अपने नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट में ना अपने नोट्स ही काम आएंगे। अब ये तो है नहीं कि भाई 14 बुक आप पढ़ के और उन्हें याद करके रट के लिख दोगे एग्जाम में, तो इतना काफी नहीं हो पाता। वो बुक पढ़ने के लिए तो ठीक है, पर उन्हें समराइज करना ये काफी मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए अपने नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, और वो नोट्स कैसे बनाए जाएंगे ये सब हम देखेंगे उस पार्ट 2 में। ठीक है, हालांकि कुछ यहाँ भी बता दिया जाएगा, पर आज का जो मेन फोकस होगा वो हमारा सिलेबस को ध्यान से समझना और सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिटरेचर की तैयारी अपने कर सकते हैं। और बाकी आप ये तो जानते होंगे कि हिंदी लिटरेचर आपके लिए बेस्ट है या नहीं, क्योंकि वे अगर आपको इस कंफ्यूजन में अगर आप हो तो हो सकता है आप इस क्लास पे ही नहीं आते। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लेना है। बाकी पार्ट 2 में ये सारी बात करेंगे कि हिंदी लिटरेचर लेना चाहिए या फिर नहीं, ये सब उसी में बात करेंगे, क्योंकि फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज का मेन फोकस होगा ज्यादातर सिलेबस को समझना। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही समझते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी सभी मिल जाएंगी, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो मैराथन दी गई है वहां, उनमें कंप्लीट करा है। और खास बात यह है कि पहली बात भी क्लास अपने नोट्सों से ही हुई है। ठीक है, हाथ द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं। ओके, ऐसा नहीं है कहीं से कॉपी कर लिया है या बस चल गया उससे ही काम, तो खुद ही बनाए थे वो, और काफी यूपीएससी से रिलेटेड है वो, ऐसा नहीं है उसमें कुछ कहानी वगैरह लिख रही है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको ये सभी नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो अपना सिलेबस हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम अपने ऑप्शनल के सिलेबस को समझ लेते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही हम बड़े ध्यान से समझेंगे। तो पहले समझो, जो ये हमारा ऑप्शनल होता है इसके दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होता है कि इसके भी खंड दो होते हैं, एक खंड क और खंड ख। ठीक है, तो खंड क में पूछते हैं भाषा यानी कि हिंदी, तो हिंदी के बारे में जानना है, उसकी हिंदी कैसे, उसका इतिहास क्या रहा, कौन कौन उन्होंने लोगों ने योगदान दिया, ठीक है, बोलियां, ये सब समझना, समझ गए होंगे। और खंड क में ख में समझना इसका इतिहास, यानी कि जैसे कि भक्ति काल, रीति काल, हिंदी कैसे आगे बढ़ती चली गई, वो हमें समझना है। ठीक है, तो पेपर 1 केवल केवल मान सकती इतिहास टाइप का पेपर है। ठीक है, ओके। अब पेपर 2 आ जाता है, उसके भी दो पार्ट, खंड क ख। ठीक है, खंड क में आ जाता है हमारा पग भाग, यानी कि जिसमें कविताएं टाइप की होती है, ठीक है, जो गा के बोली जा सके। ठीक है, और खंड ख आ जाता है गद्य टाइप। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेपर। बाकी आप पेपर देखना एक बार, ठीक है, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइड से आप जाके पेपर डाउनलोड करो, वहां से बिल्कुल समझ सकते हो। ठीक है, और नहीं तो हम पार्ट 2 में है ना, वो सारा बिल्कुल बात क्लियर कर लेंगे, पेपर कैसा आता है ये सब। ओके, तो चलो अब अपना सिलेबस समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं पेपर 1 का सिलेबस और खंड क। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इस पेपर के नाम या टाइटल क्या होगा, हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास, यानी कि हिंदी भाषा को थोड़ा समझना है हमें और उसका इतिहास देखना है इस पेपर में, टाइटल ये है। तो सिलेबस दे रखा है हमारा पहला पॉइंट में, अपभ्रंश, अपवट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, यानी कि जो हमारी भाषा थी, जैसे पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये सब रही, तो फिर इसके बाद की भाषा जैसे कि अपभ्रंश, ठीक है, अपवट, तो इन दो भाषाओं को हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रारंभिक हिंदी
इसकी व्याकरणिक विशेषताएं हमें ये सब देखनी है, ठीक है, कैसे कैसे भाषा आगे बढ़ती रही। और अगर जैसे पीसीएस टाइप के में होता ना तो उसमें हमें पाली प्राकृत ये भी पढ़ना पड़ता था, बट पीसीएस में हट गया है तो यूपीएससी में ये बचा है, ठीक है। पहले पॉइंट में ये है, ठीक है। तो हमें यही है, पहले समझना है अपभ्रंश से हिंदी को समझना है, उस टाइप पर हिंदी कैसी थी, फिर अपवर्ड से फिर हमें व्याकरणिक हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था देखनी है जो आज हम हिंदी यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है, अब आप नोट्सों में पढ़ लोगे, जो आपकी 14 बुकलेट होती हैं, 14 या 13 कुछ ऐसी होती हैं, उसमें पढ़ लोगे आप, ठीक है। उसमें पढ़ने के बाद यही पॉइंट पढ़ना, और नोट्स दे रखे हैं उन्हीं में ही 14-13 बुकलेट में। फिर क्या करना है आपको, फिर पेपर देखना है कि पेपर किस टाइप आया है अपभ्रंश और अपवर्ड को लेकर, ठीक है। तो पेपर आया होगा, मान के चलते हैं अपभ्रंश की विशेषता बताओ, तो आपको क्या करना है, उन नोट्सों से और अपने चैट जीपीटी या इनका सहारा लेकर अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और टॉपर कॉपी भी आपको देखनी है कि वे को कैसे लिखते हैं आंसर को, तो वो बिल्कुल तैयार कर लेने हैं अपने, और उससे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। अब पॉइंट 2 में देखते हैं क्या लिखा है। मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ठीक है। तो ये भाषा चल रही है, ठीक है। जैसे पहले आदिकाल, फिर मध्यकाल, ये सब है ना, तो ये भाषा का भाग चल रहा है, उसमें हमें ब्रज के बारे में पढ़ना है और अवधि के बारे में, ठीक है। फिर कुछ आगे हमें तीसरे पॉइंट में दे रखा है सिद्ध और नाथ साहित्य, सिद्धों के साहित्य हुए, नाथ साहित्य, ठीक है। फिर खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों, और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप, यानी कि हमें खड़ी बोली को पढ़ना है, वो भी इनके जरिए, ठीक है। इन्होंने क्या क्या योगदान दिए ये सब हमें इसमें जानना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पॉइंट 4, तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरिक लिपि का विकास, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये खड़ी बोली कैसे चल रही थी, उस टाइम पर इसका विकास कैसे था, ठीक है। तो खड़ी बोली कहते हैं एक तरीके से शुद्ध बोली, ठीक है, जो बुक लैंग्वेज की होती है, ओके, कोई भी उसमें अशुद्धि टाइप की नहीं हो। फिर पॉइंट 5 पे दे रखा है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, यानी कि हिंदी भाषा है और जो हमारी नागरिक लिपि है उसका मानकीकरण यानी कि शुद्धिकरण कैसे होता रहा, वो पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के स्वरूप में हिंदी, तो हिंदी ने आपने इतिहास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हिंदी एक भाषा रही है जो आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा अच्छी टाइप की भाषा थी, और इसी भाषा में लोग ज्यादातर जुड़ जाया करते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो ये भी बात सत्य है कि एक हिंदी भाषा ऐसी है जो भारत को ज्यादा पहचान टाइप की मिली हुई है, ठीक है, या पुराने लोगों से ज्यादा जोड़ती है। अब इसका ये मतलब नहीं और सब लैंग्वेज बेकार हैं, ठीक है। अब आ जाता है पॉइंट 7, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप, यानी कि जो भारत का संघ है उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसा रहा, ये सब पढ़ना है। और फिर हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ठीक है। तो अगर आप गूगल या अच्छी एआई पर ये भी डाल दोगे ना, आप हिंदी भाषा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ये पॉइंट डाल दो और उस पर लिख दो यूपीएससी इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन पूछ चुकी है उससे रिलेटेड हमें आंसर दो, और साइड में रख लो टॉपर कॉपी, तो बढ़िया फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा, उसे लिख लो 150-250 वर्ड में केवल, और उसे ही केवल प्रैक्टिस करो, तो ऐसे हिंदी लिटरेचर की तैयारी हो सकती है। और नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिर हिंदी लिटरेचर की तैयारी कैसे करें, ठीक है। फिर है नागरिक लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी, ठीक है। तो फिर नागरिक लिपि में और सुधार किए गए, वो कैसे हुए, और एक पॉइंट आपका ये रह गया था कि हिंदी की प्रमुख बोलियां और उसका परस्पर संबंध, यानी कि जो हमारी भाषा है उसकी बोलियां भी होती हैं, जैसे कि आपकी ब्रज अवधि देख लो, थोड़ी थोड़ी सेम लगती हैं, कुछ कुछ जगह ना ये सेम होती हैं, ओके। और या फिर आप अपनी अवधि या थोड़ी भोजपुरी देख सकते हो, तो वहां भी थोड़ा थोड़ा मिल जाती है, ठीक है। या खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, तो ऐसे भाषा थोड़ी मिल जाती है। फिर मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे आपके पेपर 1 में 1 से लेके 11 तक, ठीक है। इन्हें आप बस
पेपर 1 के खंड क में यहां से क्वेश्चन आते हैं, यही आता है बस। ठीक है, देखा जाए तो देखो हिंदी लिटरेचर इतना काफी हार्ड चीज भी नहीं है, बस कह सकते हैं हिंदी का जो लिटरेचर पेपर होता है ना, ये लेंथी टाइप ज्यादा होता है, चीजें बहुत करनी पड़ती हैं। पर एक बात बताऊं आपको, अगर आप प्रैक्टिकल टाइप सोच के चलोगे ना इसे, तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। और बाकी आप इधर उधर करते रहोगे, और आपको अगर आप पुराने इस चैनल से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि जो एनसीईआरटी कराई थी वो भी कितने शॉर्ट तरीके से कराई थी। अब मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट ही अपनाओ, शॉर्ट नहीं स्मार्ट तरीका अपनाओ। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम खंड ख पे आ जाते हैं। तो क्या का समझ लिया, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना बताइए। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। पेपर देखना जरूर, क्योंकि एक न एक दिन तो आपको पेपर का सामना करना ही पड़ेगा, तो पहले ही देख लो। अब आ जाता है खंड ख, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें लिख रखी हैं कि यही हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और इसके जो लेखक परंपरा है ना, ये सब हमें देखनी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 4 कालों की साहित्य प्रवृत्तियां। ठीक है, तो 4 काल हिंदी, जैसे आसान भाषा में समझो, सब छोड़ो। जैसे आपने हिस्ट्री को कितने कालों में विभाजित किया है, 3 में। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी प्रकार अपनी भाषा को डिवाइड कर दिया इन्होंने, कौन सा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, तो आदिकाल में क्या रहा होगा भाई, सिद्धनाथ, रासो, इनके साहित्य रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हिंदी का प्रयोग होने लगा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हिंदी का प्रयोग होने लगा भाई, पहले संस्कृत बोली जाती थी, इन सब से पाली ये सब आई भाषा उसके बाद। ठीक है, तो पेपर 1 से ये पेपर ख भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और एक बात और, वो आपको बिल्कुल नहीं सोचनी, इन पेपरों को अलग अलग मत लिया करो कि पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, या खंड ख अलग है। सब एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बस उसे समझो, अच्छे से तैयारी होगी और सब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा इसमें, आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल में हमें क्या पढ़ना है, सिद्धनाथ और रासो साहित्य, यानी कि एक साहित्य हो सकते थे, कह सकते हैं। ठीक है, तो साहित्य इनके अपने टाइप के होते थे, तो उसमें हमें ये पढ़ना, एक तो साहित्य इनके बारे में जानना है, फिर इनके कुछ प्रमुख कवि देखने, कौन से, चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद और विज्ञापति। ठीक है जी, फिर आ जाता है अपना, और एक बात और नोट ध्यान रखना कि पेपर 2 में ना आदिकाल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, सीधे भक्ति काल से ही पेपर 2 आपका स्टार्ट है। ठीक है जी, जुड़े हुए होते हैं पेपर, ये बात ध्यान रखना। खंड ख आ जाता है आपका भक्ति काल, नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ भक्ति ज्यादा होती होंगी, और ये जैसे कि सिद्धनाथ, रासो साहित्य हैं, यहाँ थोड़ी दरबार टाइप की चीजें होती होंगी। ठीक है, राजा वाजा टाइप की, आप पढ़ोगे जब अच्छे से समझोगे। ठीक है, भक्ति काल में जैसे संत काव्य धारा, ठीक है जी, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये 4 आपको ये विचारधाराएं ये सब पढ़नी है, इनके बारे में अच्छे से जानना है। ठीक है जी, और आपको फिर प्रमुख कवि देखने इनके, वो प्रमुख कवि कौन कौन है इनके, ये देख लेते हैं हम। एक तो कबीरदास जी को पढ़ना है, और जयासी को, सूरदास और तुलसीदास, इनको पढ़ना है। ठीक है, और पेपर 2 में ना ये चारों ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, इनकी व्याख्याएं आती हैं पेपर 2 में, अभी देखेंगे हम। ठीक है, फिर आ जाता है रीतिकाल, तो ये थोड़ा भक्ति काल से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ज्यादा ये भी अलग नहीं होता। ठीक है, रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, ये इसमें 3 आपको काव्य पढ़ने हैं। और प्रमुख कवि कौन से इसमें, जैसे केशव बिहारी, पद्माकर और घनानंद। ठीक है, फिर इसके आगे आ जाता है अपना आधुनिक काल, यानी कि यहाँ चीजें और ज्यादा बदलने लगी। जो कवि क्या करते थे कि कोई भक्ति में लीन है, तो कोई राजाओं के दरबार में है। आधुनिक काल में ना आपने देखा होगा कि देश में अंग्रेजों का शासन था, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने जरूर, तो जितने भी कवि थे वो अपने देश के लिए ज्यादा लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ देश के बारे में नव जागरण ज्यादा आने लगा,
तो यही हमें इसमें देखना है कि नव जागरण, गद्य का विकास और भारतेंदु मंडली, और इस टाइम तक ना खड़ी बोली का भी विकास अच्छा खासा हो चुका था। ठीक है, इसमें प्रमुख लेखक देखने हमें भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, और फिर यहाँ आधुनिक हिंदी कविताओं की प्रवृत्तियां देखनी है। ठीक है, तो मतलब जो कविता लिखने की ये होती है ना, तो इनकी कुछ प्रवृत्तियां भी होती हैं। जैसे मतलब उनके टाइप थोड़े थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि कोई कविता के अलग होगी, कोई थोड़ी कविता अलग होगी, तो कविता कविता इनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी इनकी कविताएं हमें इसमें देखनी है, तो जैसे छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, नवगीत, समकालीन कविताएं और जनवादी कविताएं। फिर प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेन, ठीक है, गजानंद माधव, मुक्तिबोध और नागार्जुन। ओके एस्पेंट, तो ये है खंड ख का। ठीक है, अभी और भी है थोड़ा सा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट और आ जाता है आपका कथा साहित्य। ठीक है, जिसमें हमें उपन्यास, नोवेल, ये सब पढ़ना है। तो उपन्यास और यथार्थवाद, ठीक है, हिंदी उपन्यासों का उद्भव, यानी कि उपन्यासों का उद्भव कैसे होने लगा। प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहिनी। जैसे कि प्रेमचंद में हमें, जैसे प्रेमचंद को हमें यहाँ भी पढ़ना है पेपर 1 में, और प्रेमचंद को आपको पेपर 2 में भी पढ़ना है, साथ में इनका उपन्यास पढ़ना है जिसका नाम है गोदान। ठीक है, तो ऐसे मिक्स करके ये हम पढ़ेंगे। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और फिर प्रमुख कहानीकार कौन से थे, जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेन, मोहन राकेश, ठीक है, कृष्णा शोभती। तो ये आपके कहानीकार हो गए। ठीक है, अब तक एस्पेंट आप ज्यादा और आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही होगी कि इतना सारा सब कैसे कवर होगा। तो एस्पेंट फिर वही वाली बात कि ये जो आपके PYQ है ना, यही आपके बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप PYQ में देखोगे ना, तो आपको थोड़ी सी माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा लेके चलते हैं, जैसे कोई कहानीकार पर क्वेश्चन आया है, तो कौन से कहानीकार पर क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है, तो किस पर पूछता है, प्रेमचंद। पेपर 2 में गोदान आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, गोदान आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और थोड़ा सा माइंड लगाना है, जैसे कृष्णा शोभिती, महिलाएं, ये कहानीकार हैं, तो इन पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप PYQ में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसे हाईलाइट करना और उस टाइप के क्वेश्चन के ही नोट्स बनाना। ठीक है, बाकी ये सब हम पेपर 2 में ही देखेंगे। ओके, यहाँ नहीं, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर अपने आगे इसमें पॉइंट है कि नाटक और रंगमंच। तो हिंदी नाटक का उद्भव विकास कैसे हुआ, तो हिंदी उसी टाइम से आगे बढ़ती जा रही है। प्रमुख नाटककार कौन से, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीप चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, और फिर इसी में आ जाती है हिंदी रंगमंच का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो रंगमंच से भी आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। और फिर आलोचना, तो ये कभी भी जैसे फिल्मों की आलोचना होती है ना, कि वो फिल्म अच्छी नहीं थी या वो फिल्म अच्छी है, उस फिल्म को कैसे मानेंगे, तो इस टाइम पर कवियों में भी आलोचना होती थी कि जिसने भी ये कविता लिखी है वो किसको ध्यान में लेकर लिखी है, या वो सही है या गलत है, तो इस प्रकार वहां भी आलोचना होती थी। तो इसमें देख लेते हैं हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, यानी कि हिंदी आलोचना पहले कैसे आई, कैसे इसका विकास हुआ। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनो विश्लेषणवादी, आलोचना और नई समीक्षा, यानी कि इतने टाइप की हमें आलोचना पढ़नी है। इनमें क्या क्या होता है, प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। ठीक है, इन सबको। और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं जैसे निबंध, रेखा चित्र, संस्करण, यात्रा, वृत्तांत। ठीक है, तो विधाएं क्या होती हैं, ये विधाएं होती हैं कविता को लिखने का टाइप। ठीक है, जैसे कि मूवी होती है ना, कोई अपनी डरावनी मूवी है, तो कोई मूवी कैसी है, तो उस प्रकार की होती हैं। जैसे यात्रा वृत्तांत में तो लेखक जो भी लिख रहा है अपनी, उसे यात्रा के ऊपर लिखेगा। ठीक है, तो पेपर 1 आपका सिलेबस ये है।
ठीक है। हालांकि सिलेबस में देख रहा होगा काफी ज्यादा लंबा है, तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखो, खंड कह तो आपका सेम टू सेम ही आ जाता है। ये जो आपके लिख रहे हैं ना ये पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट भी उठा उठा के दे देती है यूपीएससी। तो भाई नोट्स बनाओ, चैट जीपीटी से टॉपर कॉपी रख लो, और बस वही आपको करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई ये नई रणनीति है, देखो काफी लोगों को ये पता भी होता है ऐसे करना है और काफियों को नहीं। और काफी ज्यादातर भीड़ में ही भागते रहते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, उसकी क्लास देख ली या कहीं से कुछ और नए नोट्स ले आए, उनमें लगे रहते हैं। बट आप देखोगे जैसे कि जितने भी हमारे नए टॉपर हैं आजकल, वे सब यही बताते हैं ज्यादातर स्मार्ट तरीके से पढ़ो, तभी हम इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो भाई सिलेबस भी वाकई में बहुत बड़ा है ये, ठीक है। हिंदी लिटरेचर का कह जो देते हैं कि हिंदी लिटरेचर आसान है, ज्यादा लेंथी पेपर होता है बहुत। तो खंड ख का ये सॉल्यूशन है। और फिर इसी प्रकार खंड ख में हमें देखना है, ठीक है। जैसे भक्ति काल, आधुनिक काल, इनसे क्वेश्चन सबसे ही आई जाते हैं, ठीक है। तो यही तरीका हमें देखना है। और बाकी खंड क में हमें भाषा ये पढ़ना था, और खंड ख में इतिहास देखा। और हिंदी साहित्य को इन्होंने 4 काल में बांट दिया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इनकी प्रवृत्ति देखनी है, यानी कि इन कालों में क्या था, क्या होता था, इनके कवि को पढ़ना है। और साथ ही इनके पेपर 2 में इन कवियों की रचनाएं उनको जानना है, ठीक है। ये पेपर 2 है, ठीक है जी। अगर पेपर 1 क्लियर हो गया, एक रीडिंग आप और लगाओ अच्छे से पेपर 1 के सिलेबस की, और अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में पीवाईक्यू रख लो यूपीएससी के, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वास्तव में सिलेबस ही उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि कुछ भी दे दिया क्वेश्चन में, ओके। तो अब आ जाता है, हम देख लेते हैं पेपर 2। चलो पेपर 2 में क्या अच्छी बात है वो देख लेते हैं। तो पेपर 2 में पहला पॉइंट आ गया कबीर की, क्या लिखा है, कबीर ग्रंथावली आरंभिक 100 दोहे, ठीक है जी। अब ये कहोगे ये कहाँ से आ गए, तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक तो पहली बात ये खंड क्या है पेपर 2 का, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कवि के दोहे इसमें पूछे गए, और ये मध्यकाल के कवि हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको कि आदिकाल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर 2 में, तो चलो भैया देख लो। तो पेपर 1 में आदिकाल है, दिया है, सब पढ़ना है, पर कोई भी क्वेश्चन पेपर 2 में यहां से नहीं आता, सीधा यहीं से भक्ति काल से। तो भक्ति काल में हम संत काव्य ये सारी सूफी धाराएं पढ़ेंगे ना जब, तो इसमें कवि दे तो रखे जैसे कबीरदास, सूरदास, यही पेपर 2 में दे दिए, बस वहां ये हमें व्याख्या टाइप में पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट रहे होगे ना 12th क्लास तक, तो आपके हिंदी तब भी पेपर में आती होगी, 9th में भी होगी, 10th 11th 12th तक रही होगी, आप अच्छे से जानते होंगे। तो पेपर 2 में बस यही है। तो पेपर 2 में कबीर को ढंग से जान लो, ठीक है। और इसके आरंभिक जो 100 पद हैं उन्हें अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 2-2 लाइन के इनके पद होते हैं, अच्छे से पहचान में आ जाते हैं। और इम्पोर्टेंट होती है इन पदों की भाषा पहचानना कि कौन सा कवि किस टाइप की बात करता है। तो जैसे कि कबीर हैं, ठीक है, तो कबीर किस टाइप की अपने जो इनके भगवान हैं कैसा वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तो कबीर मतलब इस टाइप की भक्ति करते हैं कि वो उनका जो पॉइंट होता है ना वो एक पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट किसी को भगवान नहीं मानूं, अगर भगवान ही मानना है तो उस चाकी को मानूं जो हमें आटा देती है। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं होती हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप पढ़ के पहचान लोगे कि भाई ये तो कबीर ही लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे सूरदास, तो इनके आपको कृष्ण भक्ति से मिलेंगे। तो जहां भी कन्हैया जी की बात हो रही होगी, कृष्ण की बात हो रही होगी, आप समझ जाओगे कि भाई सूरदास से व्याख्या आई है, तो ऐसे व्याख्या समझ सकते हैं। तो ऐसे ही सूरदास के 100 दोहे आपको याद करने, और तुलसीदास के रामचरितमानस से आपको सुंदरकांड पढ़ना है, केवल ध्यान रखना सुंदरकांड, ठीक है। और कवितावली से भी केवल सुंदरकांड, ठीक है। तो ये वहां आपको तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है ना, तो उसमें कांड यानी कि भाग भाग के रूप में दिए हैं कि पहले सुंदरकांड ये सब आते रहते हैं, उत्तरकांड ये सब, ठीक है। और ज्यादातर आपको
यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर JIC, ठीक है जी, मलिक मोहम्मद JIC इनका पूरा नाम है, पेपर 1 में पढ़ना है, ठीक है। पद्मावत इनकी रचना है, इसका सिंघली द्वीप खंड और नागमती वियोग ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको इनके किताब एक है बट इनके भाग 2 पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है बिहारी, तो बिहारी रत्नाकर 100 दोहे पढ़ लेने हैं, ठीक है। ओके, तो देखा जाए तो वैसे पढ़ लेना, पर इन शुरू पर आप ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। वहां से तो ये मान लो कबीर, सूर, तुलसी, तो इन तीनों के बिगड़ तो पेपर अधूरा ही है, ये तो आते ही आते हैं। फिर आ जाओ आप नीचे, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो इनकी एक पुस्तक है, वो आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो भारत भारती यानी कि भारत के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, आप अच्छे से पहचान जाओगे कि ऐसा ही है उसमें, ठीक है। फिर है जयशंकर प्रसाद कामायनी, तो इसमें चिंता और श्रद्धा ये सर्ग पढ़ना है, ठीक है। सर्ग भी भाग होते हैं किसी किताब के, तो पूरी कामायनी नहीं पढ़नी, केवल चिंता और सर्ग वहां लिखा होगा आपको, ठीक है। और फिर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता आपको पढ़नी है, ठीक है। तो राम की शक्ति पूजा, इसमें मतलब राम सीता को लेने जाते हैं, उस चीज का वर्णन है, तो आप कहानी को समझना, ठीक है। जब कहानी समझोगे तो वे जो आपकी पद और गद्य आते हैं ना पेपर 2 में, बहुत आसान लगेंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं लगेगी, बस लिखना आना चाहिए, वो टॉपर कॉपी आपको सिखाई देगी, ठीक है। फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र और अज्ञेत आंगन के पार द्वारा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा से भी हर साल क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन, बादलों को घिरते देखा, ठीक है जी। तो पेपर 2 का खंड क्या ये, तो एक बात और प्रॉमिस करो, पार्ट 2 तो आ जाएगा, उसमें तो और ज्यादा काफी क्लियर होगा, बट एक बात और, जैसी क्लास एंड हो जाए इस सिलेबस के साथ साथ PYQ देखना, और आज आप ये करना कि कोई सा भी टॉपिक उठा लेना, जैसे कबीरदास, और 2014 से लेकर 2025 तक सारी व्याख्याएं देखना जो भी UPSC के एग्जाम में आई हैं, कि कबीरदास से कितनी व्याख्या आई हैं, क्या हर साल व्याख्या आई हैं। तो पूरे सिलेबस को ऐसे ही देख लो, आपके पूरे सिलेबस में किस भाग से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और रिपीट कितने हो रहे हैं, उसी टाइप आप स्टार रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये, ज्यादा इधर उधर का मत भागो, मत इधर उधर का पढ़ो, अपनी तैयारी को स्मार्ट रखो। टॉपर कॉपी और अपना ChatGPT, ये सब आपके लिए 2 ही चीजें काफी हैं, इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। और पेपर 2 के कोई नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्याख्या इनका क्या करोगे, बट थोड़ी सी आप पॉइंटों में एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, जो कि आप बीच बीच में यूज करोगे, ठीक है। फिर आ जाता पेपर 2 का गद्य साहित्य, ठीक है। वो था काव्य साहित्य, जिसे पग साहित्य भी बोलते हैं, यानी कि कविताएं लिखी होती हैं, और इसमें गद्य। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमें रचना पढ़नी है, भारतेंदु, भारत दुर्दशा, ठीक है। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन इसमें पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1 पढ़ना है इसका, ठीक है। और चिंतामणि का केवल भाग 1, और कविता क्या है इसका पढ़ना है हमें, श्रद्धा भक्ति। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल आते हैं, आप देखना। निबंध निलय, तो देखो निबंध निलय जो टॉपिक है ना, ये आप कुछ कुछ पढ़ लेना इसमें, हालांकि पहली रीडिंग तो आपको जरूर कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। आप इसमें कुछ कुछ पढ़ सकते हो, और PY के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। फिर जैसे प्रेमचंद गोदान, हर साल क्वेश्चन आते हैं, इनके बिगड़ तो एग्जाम ही कहाँ है फिर, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, सबसे आते हैं। यशपाल जैसे दिव्या, फणीचर नाथ रेणु, मेला अचल, मन्नू भंडारी, महाभोज, राजेंद्र यादव, ठीक है। तो एक दुनिया समांतर। अब कह रहे होगे ये सब कहाँ से आ गए, तो भाई ये आपके पेपर 1 सिलेबस में भी हैं, जैसे जैसे यशपाल, दिव्या, मेला आंचल, तो पेपर 1 में एक बार देखो तो सही, वहां उपन्यास आपने देखा तो था। तो ये रहे, तो पेपर 1 पेपर 2 समान है, देखो प्रेमचंद, रेणु जी, ठीक है। तो ऐसा ही है, बिल्कुल समान। तो ये इतना ही था, ठीक है।
तो अब फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा पेपर 1 था उसके भाग 2 थे, खंड क और खंड ख। ठीक जी। पेपर 2 का भी ऐसा ही है, खंड क खंड ख। खंड ख में हमें भाषा के बारे में जानना है, हिंदी के बारे में, उसका इतिहास क्या रहा, कैसे शुरू हुई, कैसे उसकी लिपि बनी, व्याकरण विशेषता कैसी थी, किस किस ने प्रयोग करा, किसका योगदान रहा उसको मानकीकरण हिंदी बनाने का, ये सब हमें जानना है एक। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें एक प्रैक्टिकल चीज, पॉइंटेड चीज होती है। ठीक है, पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आए पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ। ठीक है, नोट्स बना लो और यूपीएससी एग्जाम में लिख आओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें। और पेपर 1 के खंड ख में हमें थ्योरिकल टाइप की चीजें लिखनी है। ठीक है, जैसे कि उसमें पूछ लेगा सिद्धनाथ साहित्य क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पेपर 2 में पार्ट 2 होते हैं, के और ख। अब पेपर 2 में क्या होता है, इसका ही भाग होता है ये भी। ठीक है, तो इसमें पूछे पेपर 1 में कबीरदास। ठीक है, तो कबीरदास ने किसकी भक्ति की या किस टाइप की रचना लिखी वो पूछेगा। और पेपर 2 के खंड क में आपको उसके पद दे देगा, उससे रिलेटेड व्याख्याएं पूछेगा। ठीक है, ऐसी आपका खंड क में होता है पेपर 2 के, गद्य से रिलेटेड चीजें हुई होती हैं, उसमें गद्य की व्याख्या पूछता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ओके, और बाकी चलो अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला आप काम क्या करोगे, सिलेबस देखोगे, देख लिया आपने, समझ लिया अच्छे से। दूसरा काम क्या करोगे, पहले ही काम में आप प्रिंट आउट करवा लेना, अपने पास रख लेना। ठीक है, एक हाइलाइटर लेना। दूसरा काम क्या करना है, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो सारे अभी जाके। ठीक है, तो चलो आपको एक यकीन नहीं होगा, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, जो कि ये भी आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया था, आपको ये दिख रहे हैं कैमरे पर, तो उल्टे दिख रहे होंगे आपको जरूर। तो यहाँ लिखा है 2014 से लेकर 24 तक। ठीक है, 25 का भी इसमें लगा है। तो ये ना साइड पर जाकर प्रिंट आउट करा लिए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। ठीक है, प्रिंट आउट करा के इन्हें लगवा दिया। ठीक है, और इसमें उन चीजों को ज्यादा टिक करा गया जो हर बार आ रही हैं, और उसी प्रकार के नोट्स बना लो। हालांकि अगर फ्यूचर में ये क्लासेस ज्यादा चलती हैं, व्यूज ठीक आते हैं, तो वो नोट्स बिल्कुल पब्लिक किए जाएंगे जैसे कि एनसीईआरटी हुई थी। बाकी टाइम पर देखा जाएगा कैसा होता है। तो आप ये जरूर करना, दूसरा काम ये कर लिया, पीवाईक्यू इस टाइप के निकलवाओ। तीसरे काम में क्या करना है, अब आपको विश्लेषण करना है। क्या करना है, अपना यूपीएससी का पहला सिलेबस का पॉइंट देखा, ये देखा कबीरदास के दोहे। अब पीवाईक्यू में ढूंढो कौन कौन सा दोहा आया है, कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन सा रिपीट है। वहां आपको हाइलाइटर लगाना है और जाना है नोट्सों पर, जो आपकी 14 बुकलेट होती है ना दृष्टि की, उन पर वहां से देखना क्या सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, चौथा काम क्या करना है, टॉपर कॉपी भी साइड में रखनी है। अब बना लो आप नोट्स। तो दृष्टि की जो बुक होती है उन्हें नोट्सों को सामने रख लो, प्लस चैट जीपीटी वगैरह खोल लो, और चैट जीपीटी को पहले ही बता दो कि हम यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी टाइप का आंसर दो। ठीक है, वो सब जानता है पहले से। ओके, आप बता दोगे। टॉपर कॉपी तो आपके पास है, तीनों की सहायता से जब आप नोट्स बनाओ तो इतने अच्छे नोट्स आपके बनेंगे टॉपर की तरह ही, और बार बार उन्हें याद करो, इतना अच्छा आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। और आप लगे रहोगे सुबह से शाम केवल उन बुकलेट को 14 की 14 पढ़ने से, भाई वो आपको कभी याद नहीं होंगी। 1500 या 1600 पेज होते हैं, कैसे याद कर लोगे। हाँ, पढ़ तो आप लोगे, पढ़ तो आप रोज भी लोगे उन्हें, बट बात आती है याद करने की। वो याद करने की जब आप आंख बंद कर लो तो कबीर के बारे में 100 लाइन याद रख सको, उसे बोलते हैं याद करना। पढ़ना होता है केवल नॉर्मल पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, वो होता है पढ़ना। ठीक है, तो यही था। और पार्ट 2 जल्दी आएगा, और बाकी व्यूज पर उसमें हम जब यही बात करेंगे कि यूपीएससी के जो हमारा सिलेबस है इसको जल्दी कवर कैसे कर लें, सारी 3-4 महीने में टोटल कंप्लीट कैसे कर लें, नोट्स कैसे प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और अपनी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को कैसे ऐड ऑन करें, ये सब उसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना।